हेलो, राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम देखेंगे यूपी टीजीटी और पीजीटी का हिंदी का सिलेबस देखेंगे और कौन कौन सी किताबें आवश्यक हैं पढ़ने के लिए आपको ज़रूरी हैं और देखेंगे। ठीक, तो ये नए लोगों के लिए भी है और पुराने लोगों के लिए भी वीडियो है। बहुत लोगों को डाउट होता है, परेशान होते रहते हैं कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या सिलेबस है हमारा, क्या प्रश्न पूछता है। तो बहुत लोगों को तो यही क्लियर नहीं है अभी। और कहीं भी आप देख लीजिए, पूरे यूट्यूब पे सर्च करके आपको कोई एक वीडियो में स्पष्ट नहीं बताएगा कि क्या पढ़ें, क्या सिलेबस है, क्या किताबें लें। आपको 10 वीडियो देखना पड़ेगा, फिर भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप इस विश्वास के साथ देख सकते हैं इस वीडियो को कि इसके बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, और डाउट रहेगा भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूँगी। ठीक, पर डाउट नहीं रहेगा। और आप सभी के यहाँ शेयर कर सकते हैं जो टीजीटी पीजीटी की हिंदी की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और मुझे विश्वास है कि जितना मैं बता रही हूँ केवल आप उतना करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और टीजीटी के लिए वो पर्याप्त है। पर टीजीटी को हल्के में भी नहीं लेना है। ठीक, बहुत बड़ी नौकरी है, बड़ा पेपर है और बड़ी मेहनत भी करनी है। तो चलिए पहले हम देखेंगे, टीजीटी पीजीटी दोनों का सेम लेवल होता है, थोड़ा सा बस अलग लेवल है। पीजीटी में इंटरव्यू है, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। टीजीटी में केवल एग्ज़ाम दीजिए, सिलेक्शन। सोचिए कितना अच्छा है, केवल एक पेपर, टीजीटी का केवल एक पेपर, आपको उसके बाद नौकरी। आपने बीएड किया है, सब्जेक्ट भी बता देते हैं। इंटर के बाद आपने बीए किया है, बीए में यदि आपका हिंदी है, 3 साल हिंदी होना चाहिए, और 3 साल नहीं 2 साल भी हो तो चल जाता है, लेकिन हिंदी आपका बीए में होना चाहिए और संस्कृत भी होना चाहिए। ठीक, हिंदी संस्कृत का कॉम्बिनेशन बीए में होना अनिवार्य है टीजीटी पीजीटी के लिए। इंटर में आपका संस्कृत है तो वो एलटी ग्रेड में काम करेगा। ठीक, तो अगर आपने बीए के बाद बीए किया है हिंदी संस्कृत से, जिसका कॉम्बिनेशन नहीं है, वो बाद में भी कर लेते हैं लोग इग्नू से या फिर इधर उधर से फॉर्म भर के बीए में कॉम्बिनेशन अपना कर लेते हैं। इंटर में भी जिनका नहीं है एलटी ग्रेड के लिए, वो भी कर लेते हैं, बाद में हो जा रहा है, सब कुछ अब हो जा रहा है। बस आप तैयार तो होइए कि हमें करना क्या है, तो सब चीज़ें संभव हैं। तो आप फिर उसके बाद आपने बीए के बाद बीएड किया है, तो बीएड किया है तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और एमए किया है तो पीजीटी भी दे सकते हैं। बीएड एमए दोनों है, टीजीटी पीजीटी आप दोनों दे सकते हैं। ठीक, तो परीक्षा मोड क्या है, अभी तो ऑफलाइन ही है, ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होता है। कुल प्रश्न 125 पूछे जाते हैं और टीजीटी में केवल परीक्षा पर सिलेक्शन है, कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं लगाया गया है। केवल आपको बीएड के बाद एक पेपर भर्ती आएगी, उसका एक पेपर होगा टीजीटी का, वो देना है और निकालना है। ठीक, तो टीजीटी पीजीटी में क्या होता है, पीजीटी में परीक्षा है प्लस साक्षात्कार है, इंटरव्यू है। पीजीटी में अभी इंटरव्यू को नहीं हटाया गया है, क्योंकि प्रवक्ता बनेंगे तो इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो दोनों नौकरी अपने आप में बेस्ट हैं। ठीक, तो इन दोनों को आप जान गए। टीजीटी की पेमेंट देख सकते हैं, पेमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहा ना सब डाउट आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। और पेमेंट मोटिवेशन है भाई हम लोगों के लिए। तो टीजीटी की पेमेंट वर्तमान में अभी किसी की ज्वाइनिंग यदि होती है तो वो 75,000 से ज्वाइनिंग करेगा। कितने हज़ार से? 75,000 से। और हर साल लगभग 5,000 बढ़ता है। तो 4-5 साल नौकरी करने के बाद आपकी तनख्वाह 1 लाख से भी ऊपर होने लगेगी। तो सोच लीजिए आपको कितना मेहनत करने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। पीजीटी की पेमेंट क्या है, तो पीजीटी की पेमेंट वर्तमान में 80,000 पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये पीजीटी की पेमेंट है। टीजीटी से 4-5 हज़ार अधिक रहता है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान दे लीजिए, इसीलिए मैंने पहले दिखाया था कि आगे मैं आपको बताऊं ये पढ़ना है, तो आपको ये ना लगे कि बहुत पढ़ना है, लगे कि अरे इतनी बड़ी नौकरी के लिए हमें तो बहुत कम ही पढ़ना है। बस सही दिशा निर्देश यदि किसी को मिल जाए तो कुछ नहीं है। लोग भटकते क्यों हैं, बाहर जगह इधर देखेंगे उधर देखेंगे, मतलब उनको क्लियर ही नहीं होगा हमें क्या करना है, कहाँ पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किसकी बात सुने ना सुने। तो इसीलिए क्या होता है, उन लोगों का देर होता है। तो इसीलिए मैंने ये बनाया है ताकि मतलब
जो पढ़ने वाले होंगे वो खोज लेंगे, आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद वो खोजते रहते हैं वीडियोस को, खोजेंगे और उनको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो सब लोग इसे देख सकते हैं। अब हम देखेंगे सिलेबस। क्या देखेंगे? सिलेबस देखेंगे। इतना जानकारी आप लोगों को मैंने दे दिया। तो सिलेबस में देखेंगे, सबसे पहले आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो पद्य खंड से आता है आपका 30 से 35 प्रश्न। जैसे आप इतिहास ले लीजिए तो आदिकाल आएगा इसमें। आदिकाल से आपके 4 से 5 प्रश्न आते हैं। आदिकाल का मैं प्रैक्टिस कराई हूँ, यूट्यूब पे 300 प्रश्न कराई हूँ। अगर आपने उसको किया होगा तो बहुत चांस है कि बहुत क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे। फिर है भक्ति काल। भक्ति काल के 5 से 6 प्रश्न आते हैं, बहुत बड़ा है। 7 भी प्रश्न आ जाते हैं कभी यहाँ से, क्योंकि भक्ति काल बड़ा है, प्रश्न भी ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से। भक्ति काल का हम लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं और मैं कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं कराती हूँ जिनकी संभावना एग्जाम में आने की ना हो या जिनका कोई महत्व नहीं हो। मेरा प्रश्न, एक एक प्रश्न का बहुत महत्व रहता है, क्योंकि मैं बहुत उसे छांटती हूँ, देखती हूँ प्रीवियस ईयर के प्रश्न, कैसे प्रश्न बने हैं, क्या पूछा जा रहा है, उसी के पैटर्न पे बनाती हूँ। ये नहीं कि कुछ भी चलो उठाओ किताब और बना दो, लाओ चलो कराया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आदिकाल से 4 से 5 प्रश्न आते हैं, भक्ति काल से 5 से 6 आते हैं। फिर आपका रीतिकाल आता है। रीतिकाल से 3, 4, 2 यही प्रश्न आते हैं। रीतिकाल से 3 ही 4 आते हैं। तो आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीतिकाल हो गया, ये आपको पढ़ना है। ठीक, सबका क्रम से मैं प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। भक्ति काल पे हम लोग आ गए हैं, अब रीतिकाल पहुँचने वाले हैं। तो ये तीनों हो गया, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, इतना आपको क्लियर है। इसके बाद आपको पढ़ना है आधुनिक काल। आधुनिक काल से लगभग आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आधुनिक काल कई युगों में बटा हुआ है, तो प्रत्येक युग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आधुनिक काल से कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न। आधुनिक काल में आपको भारतेंदु युग पढ़ना होगा रीतिकाल के बाद, तो यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग से आपको 3 से 4 प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि भारतेंदु युग से थोड़ा सा द्विवेदी युग बड़ा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बड़ा है। पर भारतेंदु युग छोटा है, 2-3 यही प्रश्न वहाँ से आते हैं। फिर छायावाद युग है आपका। छायावाद युग बड़ा है और इम्पॉर्टेंट भी है। बड़ा नहीं है, 4-5 कवि हैं, लेकिन जो 4-5 कवि हैं वो अपने आप में 10-10 कवियों को समेटते हैं। वो कवि बहुत बड़े हैं। और उत्तर छायावाद भी इसी में आता है। तो छायावाद से 4, 5, 6 प्रश्न पूछता ही है। प्रगतिवाद युग आपका है। प्रगतिवाद में 5-6 कवि हैं, फिर भी 2-3 प्रश्न यहाँ से आता है। प्रयोगवाद आपका थोड़ा बड़ा है, तो 3-4 प्रश्न यहाँ से आता है। फिर आपकी नई कविता, नई कविता से कुछ रचनाएं पूछ लेता है, 2-3 प्रश्न आता है नई कविता से। तो आपको पढ़ना है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और नई कविता। सिलेबस को आपको ध्यान में रख के पढ़ाई करना। हम किसी भी चीज़ की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए सिलेबस का। सिलेबस देखिए, सिलेबस को समझिए, रोज़ रोज़ देखिए। जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपकी माइंड में वो चीज़ें रन करेंगी और वो आसान होता जाएगा आपके लिए। केवल सिलेबस देखने से चीज़ें आसान होने लगती हैं बहुत, और लगेगा अरे यही तो पढ़ना है। बहुत लोग तैयारी करते हैं, उन्हें पता है सिलेबस ही नहीं याद है। भाई बहुत लोग पढ़े हैं ऐसे, फार्म पढ़ा है 1 लाख, पता चलेगा सिलेबस ही नहीं उनको पता है। पर जिनको नौकरी लेना है उनको पता है, जो फाइट करेंगे, जो कंपटीशन है, कंपटीटर बेस्ड हैं, कंपटीशन बढ़ाते हैं, मेरिट हाई लेके जाते हैं, वो सब जानकारी रखते हैं, खोजते रहते हैं वो। तो सिलेबस आप देखते रहिए, रोज़ रोज़ देखिए, तो भी आपको आसान लगेंगी चीज़ें। ठीक, तो आप इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा और चीज़ें आसान लगेंगी बहुत। मुझे जब सीटेट का एग्ज़ाम देना था, अभी मैंने दिया था जुलाई वाला ही, तो उसमें मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आता था, लगता था बहुत हार्ड है, कभी दिया नहीं था, पहली बार था। और फिर मैंने उसका सिलेबस देखा, कम से कम मैंने उसका सिलेबस को 50-60 बार देखा, बहुत बार देखा। हर यूट्यूब सर्च कर देखती थी क्या बताया जा रहा है, कौन बताया जा रहा है, कौन सही बता रहा है। नोट करती थी सबको कि ये मेरा सिलेबस है। फिर मैं उसको चिपकाती थी, फिर मैं अपनी हर कॉपी पे अपने सिलेबस को लिखती थी कि 30 नंबर का CTP आएगा, 60 का SST आएगा। मतलब ये चीज़ें एकदम मेरे माइंड में रन करती थी। बाकी मुझे कुछ याद हो चाहे ना हो, मेरा सिलेबस एकदम मुझे 100% याद रहता था। तो सिलेबस आपको जुबान पे रहना चाहिए और आपके दिमाग में 24 घंटा रन करना चाहिए। मेरा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना है।
ठीक, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। देखा मैंने आसान किया भी, सिलेबस देखा, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा, पहली बार में बहुत अच्छा नंबर आया, 110 से अधिक नंबर आ गया। केवल मोबाइल से ही पढ़ा, तो मोबाइल का हम लोग बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। हमारे पास मोबाइल है तो केवल ये वीडियो, गाना, मूवी देखने के लिए नहीं है, ये पढ़ने के लिए है। आप किसी एक आदमी को पकड़िए, किसी एक चैनल को ढूंढिए, या फिर कोई, ये नहीं कि हम ही, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, जहाँ से आपको समझ है, क्योंकि हमारा मकसद है सफल होना। ठीक, सफल होना है, ये मकसद नहीं है कि चैनल चलाना है, कोचिंग चलाना है, ये बिल्कुल मकसद नहीं है। तो आप जहाँ से देखें विश्वास के साथ देखें, किसी भी टीचर को देखें, किसी भी इंसान को देखें, विश्वास करिए कि जो बता रहा है बिल्कुल बढ़िया बता रहा है और इसी के बताने से मेरी नौकरी लग जाएगी। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो फिर सब क्या है, बेकार है, कुछ नहीं। आपको फिर द्रोणाचार्य को भी ला के बैठा दिया जाए तो आप सफल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि विश्वास भी तो अर्जुन जैसा होना चाहिए। तो विश्वास लाइए अपने अंदर और खोजिए। तो हमने ये देखा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इतना आपको क्लियर हो गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में 30 से 35 प्रश्न आते हैं, इतने कालों में बांटा गया है, प्रत्येक काल से कितने कितने प्रश्न आते हैं। ठीक, अब गद्य में है। गद्य में आपका आता है उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध। तो इसको देख लेते हैं। इसमें भी आपके आते हैं 25 से 30 प्रश्न, यहाँ से आते हैं। ठीक, तो सबसे बड़ी विधा आपका उपन्यास है। उपन्यास से मैं प्रश्न भी बहुत करती हूँ और मुझे उपन्यास अब बहुत आसान लगता है, पता नहीं क्यों। तो उपन्यास से 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत बड़ी विधा है ये, तो तैयार भी होनी चाहिए। फिर आपका दूसरा है टॉपिक नाटक। नाटक ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, लेकिन नाटक अंदर की भी चीज़ें पूछती हैं। प्रकाशन वर्ष भी पूछता है, नाटक भी पूछेगा किसका नाटक है। तो नाटक से 5 से 6 प्रश्न आपके आते हैं, मान लीजिए 5 आते हैं। उपन्यास, नाटक हो गया। इसके बाद आपका आता है निबंध। इसके बाद क्या आता है? निबंध। निबंध छोटा है थोड़ा, लेकिन फिर भी यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आते हैं। और यहाँ पे आपको ये पूछ सकता है कौन ललित निबंधकार हैं, निबंध का प्रकाशन वर्ष बताइए, कौन सा निबंध किसमें संकलित है, और निबंध के लेखक बताइए। यही पूछता है यहाँ पे अधिकतर। तो निबंध की एक एक रचना आपको याद होनी चाहिए। बड़े बड़े कवियों की सारी रचनाएं। अब ये नहीं कि आप कोई कवि फेमस ही नहीं है उसकी रचना पूरी याद करके बैठ गए। अब बनारसी लाल कोई चोच हैं, बनारसी लाल कोई हैं, कामता प्रसाद चोच हैं, कुछ निबंध लिखे हैं, पता चला कि सारे निबंध उनके रट के बैठ गए। ऐसा नहीं करना है। इसीलिए तो हम किसी से सीखते हैं, ताकि वो आदमी बताए कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। केवल पढ़ने से नहीं होता है ना, हम चीज़ें याद कर लिए, पढ़ लिए, कहीं कोई बता रहा है हम चलो उसका भी देख लें, उसका भी पढ़ लें, ऐसा नहीं। हमें देखना है कि क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है हमें कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। जो प्रश्न पेपर में आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें प्रश्न तैयार होने चाहिए। ठीक, तो निबंध से 3 से 4 प्रश्न आपके आते हैं। क्लियर हो गया। कहानी से 4 से 5 आते हैं। निबंध से थोड़ा सा 1-2 प्रश्न अधिक आता है। कहानी से पात्र भी पूछ सकता है, डेट भी पूछ सकता है, लेखक भी पूछ सकता है। तो कहानी से प्रश्न कई तरीके से पूछ सकता है, विषय वस्तु भी पूछ लेता है। तो कहानी आपको इम्पोर्टेंट है। बाकी आलोचना, तो आलोचना आपको पीजीटी में मिलेगा। टीजीटी में आलोचना शामिल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूछता नहीं है भाई, पूछ लेता है वो। निबंध में इसको भी लेके और पूछ लेता है आलोचना से भी 2-3 प्रश्न। तो आलोचना भी तैयार होनी चाहिए। आलोचना छोटी सी विधा है, तैयार हो जाएगी, बड़ी नहीं है उतनी। निबंध आलोचना एक ही जैसा है। यहाँ पे एकांकी छूट गया, तो एकांकी नाटक के साथ ही हम लोग पढ़ते हैं। एकांकी से 1-2 प्रश्न आता है, पर आता है 1 आया 2 आया, बस यही आता है। ठीक, इसके बाद आपको लघु विधा पढ़ना है। लघु विधा से 4 से 5 प्रश्न आते हैं। 5 प्रश्न एकदम कन्फर्म मार के चलिए, 5-6 हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। लघु विधा में आपको क्या पढ़ना है? आत्मकथा पढ़ना है, जीवनी पढ़ना है, यात्रा साहित्य पढ़ना है, संस्मरण पढ़ना है, रिपोर्टाज पढ़ना है, डायरी पढ़ना है, साक्षात्कार पढ़ना है, पत्र पत्रिकाएं भी मैंने इसी में लिख दिया है और पुरस्कार भी मैंने इसी में लिख दिया है। सोचा अब इनको कहाँ अलग ले जाऊं। तो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है आत्मकथा आपकी, यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। जीवनी से भी बनना ही बनना है, एक एक प्रश्न बनना ही है यहाँ से। यात्रा साहित्य से भी बनना है, संस्मरण से भी बनना है। ये चारों का ऊपर का एकदम कन्फर्म है कि यहाँ से बनेगा।
रिपोर्टाज हो गया, डायरी हो गया, साक्षात्कार हो गया। तो यहाँ से संभावना है कि कभी रिपोर्टाज से पूछेगा तो डायरी को छोड़ेगा, और कभी डायरी से पूछेगा तो रिपोर्टाज को छोड़ेगा, फिर कभी साक्षात्कार को छोड़ेगा तो डायरी से पूछेगा। तो यहाँ से किसी में से पूछ सकता है। पत्र पत्रिकाएं, हाँ पत्रिकाएं 1-2 आपसे ज़रूर पूछेगा, और पुरस्कार भी 1-2 मान के चलिए, कभी पूछता भी है कभी नहीं भी पूछता है, तो 1-2 पुरस्कार भी तैयार होना चाहिए। ठीक, पुरस्कार आपका तैयार होना ही चाहिए। वो पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, तो ये नहीं कि तैयार नहीं होगा। हालांकि TGT 21 में एक भी प्रश्न पुरस्कार से नहीं पूछा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं पूछेगा, वो पूछेगा। तो पुरस्कार आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए। तो आपने गद्य में देखा कि गद्य विधाओं में हमें क्या क्या पढ़ना है, इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक बार हिंदी व्याकरण। हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, कंप्लीट हुआ। अब आपको पढ़ना है, अगला हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण आपको पढ़ना है। व्याकरण में आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। इसीलिए मैंने ये नहीं लिखा कि ये पढ़ना है, कुछ छोड़ना ही नहीं है भाई। व्याकरण में आपको यहाँ से 30 से 35 प्रश्न आते हैं। 30 से 35 प्रश्न, सोच लीजिए, बहुत बड़ा प्रश्न समेट रहा है अपने आप में व्याकरण। हालांकि इतिहास भी इतिहास तो सबसे अधिक पूछता ही है, लेकिन व्याकरण भी आपका 30 से 35 प्रश्न। तो आपको व्याकरण पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। अभी मैं बुकें भी बताऊंगी, किताबें सारी बताऊंगी, प्रमाणिक किताबें बताऊंगी। केवल आप मेरी बातें सुनेंगे, विश्वास करेंगे तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो हिंदी व्याकरण में आपको 30 से 35 प्रश्न आने ही आने हैं। सब चीज़ पढ़ना है व्याकरण में, कुछ छोड़ना ही नहीं है, और अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि ये छोटे मोटे एग्ज़ामों की तरह, वनडे एग्ज़ामों की तरह व्याकरण को पढ़ लिया और इतना बड़ी नौकरी पा गए शिक्षक की। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप हिंदी विषय के शिक्षक बन रहे हैं, मतलब आपको हिंदी में, व्याकरण में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। पढ़ाएंगे क्या बच्चों को? अब है काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र से भी आता है 8 से 10 प्रश्न। काव्य शास्त्र से क्या आता है? 8 से 10 प्रश्न आता है। काव्य शास्त्र में आपको क्या पढ़ना है? काव्य शास्त्र में आपको आता है रस, छंद पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, शब्द शक्ति पढ़ना है, काव्य गुण पढ़ना है, काव्य दोष पढ़ना है। 2 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से। ठीक, तो ये प्रश्न आपके यहाँ से आने ही हैं। तो काव्य शास्त्र भी आपका तैयार होना चाहिए। घबराना नहीं है, बहुत बड़ा है, कुछ बड़ा नहीं है भाई। 1 साल क्या 6 महीना अगर कोई आदमी मन से पढ़ दे, सही दिशा निर्देशों में पढ़ दे, बहुत बढ़िया तैयारी कर सकता है। ठीक, बस तत्पर होना चाहिए। अब इतनी बड़ी नौकरी इतनी आसानी से तो मिल नहीं जाएगी, गाइड या किताबें पढ़ के थोड़ी बहुत। तो 5वां नंबर पे आपका आता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ की बोली कौन सी है, किस संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है, नहीं है, कैसे भाषा का विकास हुआ, पाली की, प्राकृत की, अपभ्रंश की समय सीमा क्या है। तो ये सब भाषा विज्ञान से पूछता है। जब आप भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी अपने चैनल पे, इस पे सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी, एक एक चीज़ बिल्कुल, ताकि कोई TGT का सर्च करे तो किसी के पास ये बहाना ना रहे कि हमें मिला नहीं, हमें बताया नहीं गया, हमें चीज़ें मिल नहीं पाई। कोई भी आदमी पढ़ सके, तो हर चीज़ें पूरी उपलब्ध की जाएंगी कि आदमी पढ़ के एकदम बढ़िया तैयारी कर सके अपना। तो भाषा विज्ञान से 5 प्रश्न आपको मिलते हैं। अब आता है आपका संस्कृत साहित्य। यहाँ से भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। कालिदास, भास, भवभूति, श्रीहर्ष, इन्हीं को पढ़ना है। राजशेखर, बाणभट्ट, तो इनकी रचनाएं पूछती हैं, तो इनको पढ़ना है। इनमें सर्ग पूछता है, बृहत्त्रयी, लघुत्रयी में कौन कौन सी रचनाएं शामिल हैं। तो हमें डीप संस्कृत साहित्य नहीं पढ़ना है संस्कृत वाले बच्चों की तरह, नहीं। अब भाई संस्कृत हिंदी की जननी है, तो संस्कृत हमें जानकारी होना चाहिए। अब हमारी माता होगी संस्कृत न हिंदी की, तो अब हम पढ़ाएंगे बच्चों को हिंदी, तो हमें आधार पता होना चाहिए। इसीलिए हल्का फुल्का संस्कृत पूछ लेता है, तो हमें उतना नॉलेज होना चाहिए। फिर 5 प्रश्न संस्कृत व्याकरण से भी आ जाता है। कभी संधि पूछता है, विभक्ति पूछता है, शब्द रूप पूछता है। तो विभक्ति शब्द रूप आपको याद होने चाहिए बिल्कुल भी, एकदम इसमें कोई लापरवाही नहीं। 5 प्रश्न यहाँ से आने ही आने हैं, और एक एक प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है।
क्योंकि लक्ष्य आप 125 में 125 करके चलेंगे तो नौकरी मिलेगी। ठीक, 125 में 125 करके चलिए, मेहनत करिए उसी के लिए। भले आपके 90 ही प्रश्न सही हों, कितने भी सही हों, लेकिन टारगेट आपका 125 का होना चाहिए कि वहाँ तक मुझे पहुँचना है। और जब वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे तो फिर सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, पाठ्यक्रम हो गया। अब एक बार मैं सिलेबस को शॉर्ट में थोड़ा बता देती हूँ। वो तो मैंने प्रश्न कर करके बताया, तो आप लोग सोचे होंगे कितना बड़ा है। नहीं, बड़ा नहीं है। सिलेबस में हमारे सिर्फ ये 6 पार्ट हैं। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें आदिकाल से लेकर नई कविता तक, उपन्यास से लेकर लघु विधा तक। तो यहाँ से आपके आ जाते हैं 70 प्रश्न, लगभग 60, 65, 70 ऐसे प्रश्न आते हैं यहाँ से। फिर आपका दूसरा टॉपिक है हिंदी व्याकरण, तीसरा है काव्य शास्त्र, चौथा है भाषा विज्ञान, पांचवा है संस्कृत साहित्य, छठवां है संस्कृत व्याकरण। तो केवल आपको इतना ही पढ़ना है। कहाँ अधिक है, देखिए 6 भागों में हो गया। पूरे ये आपका टीजीटी का सिलेबस है और पीजीटी का। कहाँ अधिक है, अधिक लग रहा है। अब इतना पढ़ के आप 70,000, 75,000, 3-4 साल बाद आप 1-1 लाख से अधिक तनख्वाह उतारेंगे। रिटायर होंगे तो 2.5-3 लाख पे रिटायर होंगे। तो भाई ऐसे थोड़ी ना मिलेगा, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़िए, बहुत अच्छी नौकरी है ये। जो मज़ा पढ़ाने में है, स्कूल में जाने में है, वो कहीं नहीं है। और पेमेंट तो अपने आप में मोटिवेशन है ही। बाकी आप कहीं भी देख लीजिए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, यूपी पुलिस, दरोगा भी देख लीजिए। हम लोगों के आधे पे ज्वाइनिंग होती है दरोगा लोगों की। और सोचिए टीचर की पेमेंट बहुत अच्छी है। अभी तो यूपी में कम है, लेकिन यूपी में कम नहीं है, हर जगह से तो अच्छा है। बिहार से, झारखंड में तो यूपी का ही पेमेंट है, और दिल्ली में तो इससे भी अधिक पेमेंट है। लेकिन भाई दिल्ली में खर्चा भी तो रहता है, उतना वहाँ लग ही जाता है। वहाँ 80, 90, 95 रहता है स्टार्टिंग में ही। लेकिन हमारा भी यूपी का सबसे बेस्ट है। अपने घर में नौकरी लगेगी, सबसे बढ़िया और बढ़िया पेमेंट। चलिए, तो सिलेबस आप शॉर्ट में देख लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आप, मैंने तो ये बता दिया, अब क्या क्या इन सिलेबस के लिए हम पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें, कैसे हम क्लास करें, क्या देखें क्या न देखें, ये भी आप सभी के मन में डाउट हो रहा होगा। ठीक, तो ये भी आपका मैं डाउट दूर करती हूँ। बस आप ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिए। अब हम देखेंगे प्रमुख पुस्तकें। फ़िलहाल में आपको इतनी पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए, और इतनी पुस्तकें ही पर्याप्त है नौकरी के लिए। ठीक, तो इतना आपके पास होना चाहिए। मैं बता रही हूँ कौन कौन सी किताबें हैं। ठीक, सबका मैं कवर पेज भी दिखाऊंगी, एकदम अच्छे से वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि ये सब समस्याएं मुझे स्टार्टिंग में होती थी। तो फिर मेरे पास तो सर थे, हम लोगों को बहुत समझाते थे, गाइड करते थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताया जाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई भी कभी भी शुरू कर सकता है। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल, ये किताब आपके पास होनी चाहिए, ये होनी ही चाहिए। पढ़ना ना पढ़ना की तो बातें छोड़िए, ये होनी चाहिए। आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। इस इतिहास को बाबूराम सक्सेना ने कहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में ये मील का पत्थर है, और सारे प्रश्न बनते हैं इन्हीं किताबों से ही बनते हैं। और कहीं से क्या एग्जामिनर अपने घर से प्रश्न बना के लाता है? जी नहीं। प्रश्न भारी बने चाहे आसान बने, इन किताबों से ही बनते हैं। आप पढ़िए ना, आपको पता चलेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, सर ने पढ़ाया है, उससे पूरा भी करेंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का ये हो गया। फिर है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का। इसकी क्लासेस मैंने 56 वीडियो में पूरा इतिहास, दूसरा इतिहास को बच्चन सिंह का पढ़ दिया है। तो ये भी किताब आपके पास होनी चाहिए। किताब नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हैं मेरा, और किताब ले लीजिए। ठीक, किताब ले लीजिए। थोड़ा सा खर्च करना पड़ता है। अरे जितना खर्च करेंगे, थोड़ा बहुत खर्च करेंगे, केवल किताबों के लिए ही तो करना है। और आपकी 1 महीना की तनख्वाह आएगी, पता नहीं कितनी 1000 किताबें उसमें आ जाएंगी। तो खर्च करना पड़ता है। पढ़ाई के लिए करिए, पढ़ाई के लिए कंजूसी नहीं करना है। खाने में पहनने में हो जाए, थोड़ा सा फैशन में कमी हो जाए, चल जाएगा। पढ़ाई के लिए लापरवाही मत करिए। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का आपको लेना है, मैंने कवर दिखा दिया।
फिर आपको हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आपको लेना है बच्चन सिंह का। ठीक, देख लिया आपने। अब आते हैं अगली पुस्तक पे। अगला आपको लेना है 2 ठो किताब। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है बच्चन सिंह का। इसी दूसरा इतिहास में वो आधुनिक काल ज़्यादा नहीं लिखे हैं, आधुनिक काल वो इसमें बहुत बढ़िया लिखे हैं। इसको मैं पढ़ने वाली हूँ, शुरू करने वाली हूँ, आज से ही शुरू होगा ये भी, तो मैं पढ़ने वाली हूँ। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं मेरे साथ और किताब भी ले लीजिएगा। फिर है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, इस पे व्यास सम्मान मिला है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है किताब, लेकिन इसकी भाषा थोड़ी सी कठिन है, लेकिन कठिन है तो क्या, हम सब शिक्षक बनेंगे, पढ़ लेंगे इसे, तो ये भी होनी चाहिए सब आपके पास। फिर आते हैं अगली किताब। तो ये आपके इतिहास ग्रंथ केवल इतने ही लेने हैं, ठीक। बाकी आप चक्कर में मत पड़िए, इस 4 इतिहास ग्रंथ के अलावा आपको कोई नहीं लेना है, ठीक। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इनका ले लें उनका ले लें, नहीं, बहुत इतिहास ग्रंथ हैं, लेंगे तो लेते ही रह जाएंगे। विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है आपको। फिर आपको ये लेना है एक किताब, इंटरमीडिएट की संस्कृत व्याकरण कल्पद्रुम आती है, 40-50 रुपये की ये किताब मिल जाती है। ये किताब किसके लिए लेना है, ये किताब आपको संस्कृत व्याकरण के लिए लेना है। इसमें आपको सारी विभक्तियाँ मिलेंगी, सारे शब्द रूप मिलेंगे, संधि मिलेगा, समास मिलेगा, और यहीं से टीजीटी में पूछे जाएंगे। बहुत अच्छा आपका बेस तैयार हो जाएगा। तो ये किताब आपको लेनी है, इंटरमीडिएट संस्कृत व्याकरण कल्पद्रुम। ये संस्कृत व्याकरण के लिए है। संस्कृत साहित्य के लिए आपको लेना है SL वर्मा की किताब, टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य। हिंदी के अंतर्गत संस्कृत साहित्य जो आता है उसके लिए ये किताब बहुत बढ़िया है। संस्कृत साहित्य के लिए प्रवालिका पब्लिकेशन से प्रकाशित है। तो इस किताब को आपको लेना है। इसकी भी दाम बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, और किताब बहुत बढ़िया है ये, ठीक। टीजीटी में जितना संस्कृत आपको पढ़ना है उतना आप इसमें दिया गया है, इसी में से पूछा जाएगा। तो संस्कृत साहित्य के लिए आपके पास ये किताब हो गया, इसको आप ले लीजिए। ऑनलाइन मिलेगा तो ऑनलाइन, नहीं तो इलाहाबाद में तो मिल ही जाएगा, ठीक है। नहीं मिलेगा तो मैं पढ़ा भी दूँगी। जो चीज़ आपके पास ना हो, आपको समस्या हो या इलाहाबाद नहीं पहुंच पाए तो आप मैसेज करिएगा, मैं हर चीज़ पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ठीक। तो संस्कृत व्याकरण है ये, और ये संस्कृत साहित्य है, ये दोनों किताब आपके पास होनी चाहिए। फिर आते हैं रस छंद अलंकार के लिए। इस किताब को भी मैं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि ये किताब बहुत पतली है। मैं सोचेगा कि कितने पढ़ाएंगी, बहुत पतली किताब है ये, केवल 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। रस छंद अलंकार की डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद सिंह की है और डॉक्टर संजय सिंह की है। तो इससे आप अपना काव्यशास्त्र का जो रस छंद अलंकार है वो तैयार कर सकते हैं। बहुत बेस्ट किताब है, बहुत पतली, अच्छा भी लगता है इसे देखने में। अब देखिए व्याकरण के लिए, जैसे इतिहास में मील का पत्थर शुक्ल जी की किताब है, वैसे व्याकरण में मेरी दृष्टि में वासुदेव नंदन प्रसाद हैं, यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए। मैंने इनको पढ़ा है, बहुत अच्छी किताब है और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत प्रामाणिक किताब है, तो आयोग प्रश्न बनाता है, प्रामाणिक किताबों से ही बनाता है। तो आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद की आप ले सकते हैं, ले सकते नहीं है, लेना है आपको, ठीक। नौकरी पाना है तो लेना है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा पर घबराना नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक ही वीडियो में आप सभी के सारे जो डाउट हैं वो दूर हो जाएं, ठीक। भटकना ना पड़े इधर उधर, तो बड़ा हो कोई बात नहीं। अब देखिए अब क्या लेना है आपको। इसके बाद यदि आपके पास नोट्स नहीं है, कहीं का आपने नोट्स नहीं बनाया है, तो आप मेरे हिसाब से गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की ये गाइड आती है। इसका मैंने देखिए कवर पेज आपको दिखाया है, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। तो आप इसे ले सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा, 300 के आसपास इसका दाम है शायद। तो ये आप ले सकते हैं किताब, ठीक है। आपका बेस तैयार करने के लिए बहुत अच्छी किताब है, ख़राब नहीं किया जाएगा। गाइड है ये, किताब नहीं है। ये भी तैयारी करते थे अपना, गोविंद पांडे जी भी, तो तैयारी करने के दौरान ही अपनी किताब लिखे थे। तो अच्छी किताब है, जिनके पास नोट्स नहीं है वो इसे पढ़ सकते हैं, पढ़ के जानकारी ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको ये लेना ही है, ठीक। नोट्स के तौर पे आपको ये लेना है। फिर आपका आता है यूजीसी नेट देना है, चाहे टीजीटी पीजीटी भी देना है, तो एजीपी का प्रैक्टिस सेट आता है। मैं प्रश्न करती हूँ ना रात को क्लास में, वन लाइनर बहुत यहीं सबसे करती हूँ पढ़ के। तो आप ले सकते हैं एजीपी की बुक, यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि भाई हम हिंदी वाले हैं, एमए किए होंगे तो नेट देना ही होगा।
नेट नहीं भी देना है तो टीजीटी में भी यहाँ के वन लाइनर प्रश्न आपको, अगर केवल टीजीटी देना है पीजीटी, तो इस किताब के वन लाइनर प्रश्न आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम में 125 प्रश्न आते हैं, 125 प्रश्न में से 70-80 प्रश्न आपका बिल्कुल हूबहू उठा के आए हुए पेपरों में से उठा के दे देता है। जहाँ भी हिंदी के पेपर हो रहे हैं, चाहे नेट का, चाहे दिल्ली का, चाहे झारखंड का, कहीं भी हिंदी से पूछा जा रहा है तो वहाँ का देखता है क्या क्या बना है, वहाँ से कुछ प्रश्न उठा लेते हैं लोग। तो आपको पेपर निकालना है तो हिंदी के जितने भी प्रश्न जहाँ भी पूछे जा चुके हैं ये आपके पास होने चाहिए। प्रीवियस ईयर बेस होता है किसी भी चीज़ का। प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न तैयार कर लिया, इतिहास ग्रंथ पढ़ लिया, फिर उसे नौकरी लेने से कोई रोकने वाला है ही नहीं कि उसे कोई रोक ले। पर आप याद तो करिए, तैयार करते नहीं हैं, कहेंगे कि दिक्कत है, और तैयार हो भी जाएगी बिल्कुल। मैंने एजीपी भी पढ़ा है, हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, एजीपी का वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। नेट का पेपर में एक एक पेपर एक एक वीडियो में हल करवाई हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जब तक आपके पास किताब नहीं है तब तक एक बार आप वीडियो में देख लीजिए, वीडियो में देखने के बाद फिर आप किताब मंगा के फिर पढ़िएगा। बहुत उपाय हैं आपके पास, तो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पे देखिए, मिल जाएगा आपको वहाँ पे। और ये मैं सबके लिए बता रही हूँ, नए हो पुराने हो सबके लिए ये चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक, पुराने लोगों को भी दिमाग में सिलेबस घूमना चाहिए, किताबें घूमनी चाहिए। इसके बाद आता है टीजीटी और पीजीटी का शिल्पी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर पेपर। पतली पतली किताबें हैं, मेरे हिसाब से शायद 50 की 60 की मैंने लिया था, बनारस से 50-60 में मिलता था, लिया था। तो टीजीटी और पीजीटी का ये आपके पास होना चाहिए, ये तो मोस्ट ही है। क्यों? क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा, आपको पता कैसे चलेगा कि हम जो पेपर देने जा रहे हैं वहाँ पूछा कैसे जाता है, कैसे प्रश्न आए हैं। आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सही पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, कौन हमारे पेपर के हिसाब से पढ़ा रहा है। तो यदि आपके पास ये रहेगी, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा तो लगेगा ना, हाँ इसी से मिलता जुलता हमें पढ़ाया जा रहा है, मतलब हमें सिलेबस से भटकना नहीं है। तो ये दोनों किताबें होनी चाहिए, टीजीटी का प्रीवियस ईयर का पेपर, पीजीटी का प्रीवियस ईयर का पेपर, जितने अब तक के पूछे जा चुके हैं। बहुत कम मौका मिलता है लोगों को पेपर देने का, और जो मौका मिलता है उसे गवाइए मत, पढ़िए और नौकरी लीजिए। तो टीजीटी का आपको शिल्पी होना चाहिए, पीजीटी का होना चाहिए, दोनों किताबें आपके पास होना चाहिए। ठीक, तो आप लोग इसे ले लीजिएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगी और जहां आप होंगे वहां भी मिल जाएगी। गाजीपुर, बनारस, इलाहाबाद, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हर जगह मिल जाएगी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न कराते कराते प्रश्न की आदत हो गई है मुझे अगले पेज पे आते हैं, अगली किताबें देखेंगे। ठीक, तो इसको आप लोग ले लीजिएगा। फिर आपको लेना है, क्या लेना है, यूथ कंपटीशन की किताब लेनी है, ये रेड वाली। मैं कहती हूँ ना कि यूथ में आया है, प्रैक्टिस कराती हूँ तो ये पूछा है, यूथ में ये पूछा है। आपको क्यों लेनी है? इसलिए लेनी है क्योंकि उत्तर प्रदेश टीजीटी का पेपर इसमें है, पीजीटी का है, उत्तराखंड का है, मध्य प्रदेश का पेपर है, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, सभी की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। और वहाँ जो जो पेपर हुआ है बिल्कुल प्रमाणित आंसर की के साथ यहाँ पे रखा गया है। तो अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे तो टीजीटी पीजीटी का भी मिल जाएगा तो हम शिल्पी क्यों लें। शिल्पी लेना पड़ेगा क्योंकि शिल्पी में जैसा पेपर आया है वैसा हूबहू दिया है, और इसमें चैप्टर वाइज दिया है। आदिकाल से जितने प्रश्न एग्जाम में हर जगह पूछे जा गए हैं उसको छाट लिया है, छाट के एक जगह कर दिया है। तो इसीलिए आपको शिल्पी लेना है, शिल्पी बिल्कुल पेपर जैसा रहेगा। पर यूथ प्रैक्टिस सेटों में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी महंगी मिलती है पर बहुत अच्छी किताब है, ले लीजिएगा। एक भी फालतू किताब नहीं बता रही हूँ, जो पढ़ना है केवल वही बता रही हूँ। बहुत किताबें मैंने छाटा भी है। ठीक, इतनी किताबें आपको अनिवार्य ही हैं। जैसे कहा जाता है ना, जीने के लिए जल अनिवार्य है, वैसे नौकरी पाने के लिए इतनी किताबें आपको अनिवार्यता पढ़नी, इसमें से घटा नहीं सकते। इसमें से घटाना होता तो मैं खुद घटा दी होती, खुद कम करके मैं लाई हूँ। कम क्या मतलब, जितना एकदम एग्जैक्ट है उतना लाई हूँ। फिर सामान्य हिंदी की ये व्याकरण की घटना चक्र है, ये ले सकते हैं आप। और मुझे इसका यूथ का नहीं मिला, एक यूथ का भी आता है, या लुसेंट का व्याकरण आता है, तो उसे भी आप ले सकते हैं, या फिर इस किताब को भी आप ले सकते हैं। तो आपके पास व्याकरण के लिए भी ऑप्शन है व्याकरण का, लेकिन प्रैक्टिस सेट होना चाहिए।
प्रैक्टिस सेट मोस्ट है। पढ़िए 3 घंटा, प्रैक्टिस करिए 6 घंटा। ठीक। तो एक आपके पास सामान्य हिंदी व्याकरण की किताब होनी चाहिए, चाहे लुसेंट का ले लीजिए, चाहे ये घटना चक्र ले लीजिए, चाहे आप यूथ का ले लीजिए व्याकरण, लेकिन ले लीजिए। ठीक। तो ये 2 किताबें मैंने आपको दिखा दी, दिख गया। चलिए अगले पेज पे आते हैं। और एक है प्रतियोगिता साहित्य। तो ये भी बहुत अच्छी किताब है मेरे पास तो सब किताबें हैं। तो ये किताबें बहुत अच्छी हैं प्रतियोगिता साहित्य की। नेट के लिए तो बहुत अच्छी है, टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत अच्छी किताब है, इसे भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इतनी किताबें मैंने बता दिया, हो गया आपका, पर्याप्त है ये किताबें। ठीक। इतनी किताब आपको लेना है, ले लीजिए, पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा एक एक पढ़ना शुरू कीजिए, लेकिन किताबें आपके टेबल पे होना चाहिए। किताबें बहुत मोटिवेट करती हैं, आपको याद दिलाएंगी हमें पढ़ना है, अभी तो ये भी छूटा है, ये भी छूटा है। हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं तो हमें लगेगा अरे सब हमें तैयार है। जब रहेगा तो पता चलेगा ना हमें पढ़ना है, बहुत चीज़ें पढ़नी है, बहुत किताबें हमारे टेबल पे रखी हैं जो महत्वपूर्ण हैं। विश्वास करिए, जितना मैं बता रही हूँ उतना आप लीजिए, वैसे करिए। उसके बाद आपका ना तैयार हो तो मुझे बताइए। तैयार होगा, उन्हीं का तैयार नहीं होगा जो अपना दिमाग इसमें लगाने लगेंगे एक्स्ट्रा, या फिर जो विद्वान होंगे उनका नहीं होगा कि नहीं कोई किसी की बात हम क्यों सुने। बात सुननी पड़ती है, सब लोग सुनते हैं, बिना किसी की बात सुने कोई आगे नहीं बढ़ता है। बाकी आपकी इच्छा। फिर आपके बाद इसके बाद एक क्लास होती है प्रैक्टिस के लिए भक्ति काल की, मैं कराती हूँ, 8 बजे डेली होती है। तो इसमें आप सभी भाग ले सकते हैं और जितना हो सके सबको बताइए, जोड़िए लोगों को और बिल्कुल पढ़िए। ठीक। तो ये क्लास 8 बजे होती है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट होती है, आप 1-2 महीने जुड़ के देखिए। उसके बाद मुझे अपने आप पे यकीन है कि मैं आपको किसी भी रचना में, किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं छोड़ने दूंगी। लगातार अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मुझे आप पे विश्वास नहीं है कि आप कितना पढ़ेंगे, लेकिन मुझे अपने आप पे विश्वास है कि यदि कोई पढ़ने वाला इंसान है, पढ़ना चाहता है, नौकरी लेना चाहता है, तो वो क्लास करे, बात सुने मेरी, तो एक एक प्रश्न पे मैं उसका डाउट दूर कर सकती हूँ, मुझे इतना विश्वास है। तो आप लोग देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। 8 बजे ये क्लास होती है, मैं काल वाइज करा रही हूँ। आदि काल का मैंने करा दिया है, भक्ति काल भी ख़त्म ही होने वाला है, रीति काल पे आएंगे, फिर आधुनिक काल करेंगे, फिर उपन्यास, कहानी, जितने टीजीटी के सिलेबस में है सबका मैं क्रम से प्रैक्टिस ला रही हूँ, बिल्कुल एकदम क्रम से, ताकि जब एग्ज़ाम आ जाए तो स्पीड में करके सुना जा सके। आप सुने ना सुने, मेरा एग्ज़ाम आएगा, मैं सुनूंगी, क्योंकि मुझे नौकरी लेना है, सबको लेना है नौकरी, तो सबको सुनना है। तो ये मैं 8 बजे से लेती हूँ, पर 1-2 दिन लोग जुड़ के कहते हैं समझ नहीं आया, ये वो नहीं, आप रोज़ जुड़िए ना, एक दिन में भी समझ आता है, बहुत आता है, रोज़ जुड़िए, आपको समझ आएगा। फिर इसके बाद ये 8 से 8:50 तक क्लास होती है। इसके बाद है एक दूसरी क्लास, 2 ही क्लास होती है हमारे चैनल पे। दूसरी क्लास होती है एक सर की, जो बिल्कुल पेपर की तरह, जैसे शिल्पी है ना हमारा 125 प्रश्नों का प्रीवियस ईयर पेपर, वैसे ही सर प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं। 9:30 PM से अभी तो चल रहा है, लेकिन ये 10 बजे से हो जाएगा सोमवार से। तो ये 10 से क्लास 11 होगी, 1 घंटे की क्लास होती है। 60 प्रश्न होते हैं, 60-65 प्रश्न होते हैं और पूरे टॉपिक से मिक्स प्रश्न होते हैं। तो आपको जुड़ना है, देखना है, सीखना है, और आपको पास एक रफ होना चाहिए। जब क्लास में बैठिए आप दोनों क्लास में, तो आप एक रफ ले लीजिए और रफ पे जो 1 लाइनर प्रश्न होते हैं उसे नोट करते रहिए डेली का, कि 25 सितंबर की क्लास है, 26 सितंबर की क्लास है, आज ये क्लास में मैंने ये सीखा। मैं बहुत मिलती जुलती रचनाएं भी बताती हूँ, तो वो भी आपको ध्यान दें, नोट करते रहना, एक रफ होना चाहिए। इन दोनों क्लास के लिए आपके पास एक रफ होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए। ये नहीं कि बस मस्ती मस्ती में टाइम पास के लिए सुन लिया, ऐसा नहीं है, सीरियस होके पढ़िए। ठीक। तो रफ लीजिए, 1 लाइनर प्रश्न बनाइए, नोट करते रहिए, आज की क्लास में मैंने ये गलती किया, आज की क्लास में मुझे ये जानकारी हुई। पेन चलते रहना चाहिए आपका क्लास में। जवाब दीजिए, जवाब देने के बाद फिर अपना क्या करिए, रफ पे सब लिखते रहिए, या फिर बाद में भी आप क्लास को देख सकते हैं। और ये नहीं सोचना है कि प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना ये कोचिंग है, ना कुछ ऐसा सोचा गया है। ठीक। बस हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, और अच्छा लगता है किसी को बताओ कोई चीज़। बहुत भटकते हैं लोग कि
किसी को बताओ हो, कोई आपकी वजह से किसी को कुछ बेनिफिट हो जाए, अगर 10 लोगों में से 1 लोग को भी कुछ फ़ायदा हो रहा है तो समझिए कि अच्छा है, आपका जीवन सार्थक है। फिर बिना जीना बेकार है, हम किसी के काम ही नहीं आ सकते हैं तो हमारे पढ़ने का, हमारे रहने का क्या मतलब? क्या मतलब जब हम कुछ जानते हैं और किसी को बता ना पाएँ, किसी को गाइड ना कर पाएँ, तो फिर कुछ मतलब नहीं है कमाने का। और ऐसा नहीं कि कुछ कमाना है, चलाना है हम लोगों को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसा सरकार से लेनी है, नौकरी पाना है, सरकार से पैसा लेनी है। टैक्स हम सरकार को देते हैं तो नौकरी पाएंगे और तनख्वाह भी 80,000 हर महीने हम सरकार से लेंगे, पर उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने से डरना नहीं है। और सर जो 9:30 बजे क्लास लेते हैं, उमेश सर, वो तो खुद ही हम सभी के लिए मोटिवेशन है। पहली बार में उन्होंने 4 जगह नौकरी लिया है, तो बस और कोई ज़रूरत ही नहीं है। पहली बार में सर ने 4 बार लिया नौकरी, 4 जगह लिया। DSSB TGT में हुआ, DSSB PGT में उनका हुआ, नेट भी उन्होंने क्वालिफाई किया है 2-3 बार। फिर उनका UP PGT में हुआ, UP TGT में हुआ। तो UP TGT में उनका जिला में ही मिल गया स्कूल, तो वहीं पे इस समय है, पढ़ाते भी हैं वहीं पे और तैयारी भी करवा रहे हैं हम लोगों को भी, सबको। तो सर ही मोटिवेशन है, उदाहरण भी हैं कि पहली बार में नौकरी लिया जा सकता है। सर हमेशा कहते हैं कि आप प्रैक्टिस पे बल दीजिए, और सर ये भी सिखाते हैं कि विश्वास करना सीखिए। आपको किसी ना किसी पे विश्वास करना ही पड़ेगा। आप कहीं पढ़िए, लेकिन ये भी नहीं कि 50 जगह पढ़ ही रहे हैं, चलो जो पढ़ा रहा है सबके यहाँ चलो दौड़ते चलें, इनका क्लास देखिए उनका क्लास देखिए। नहीं, आपको जो अच्छा लगे, देखिए पढ़ाते सब अच्छा है टीचर, बस आप देखिए कौन मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, कहाँ आपको मन लग रहा है, किसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, तो वहाँ आपको पढ़ना है। ये नहीं कि सबके यहाँ एकदम दिन भर, तब तो आप प्रैक्टिस करते रह जाएंगे। नहीं, जहाँ करिए विश्वास के साथ पढ़िए, 1 ही 2 जगह पढ़िए, 1 जगह 2 जगह पढ़ सकते हैं, ये नहीं आप 10 जगह जहाँ देखो वहाँ, नहीं, ऐसा नहीं। आपको इतना पढ़ना है, ये क्लासें करनी है। और जो भी लोग तैयारी करते होंगे, B.Ed किए हैं, MA किए हैं, आप उनके इस क्लास को भेज सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको खुद ही लगा होगा कि अब आपको कोई डाउट बचा नहीं होगा, कोई डाउट मैंने छोड़ा नहीं है। अगर छूट गया होगा तो आप कमेंट में करिए, मैं जवाब भी देती हूँ, ठीक? तो जवाब दिया जाएगा। और क्लास को सभी के यहाँ शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इतने लोग जुड़ते हैं मोटिवेशन मिलता है। एक और क्या, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ कमाना है, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मत सोचिएगा। नहीं भी शेयर करेंगे, नहीं भी लाइक करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा एक मोटिवेट होता है आदमी कि चलो हाँ, लोग सुन रहे हैं आपकी बात को, आपको उनके लिए करना है कुछ। क्योंकि एनर्जी, मोटिवेशन सबको चाहिए होता है, आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तो बस यही होता है और कुछ नहीं। आप नहीं भी करेंगे कुछ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी आपकी इच्छा। अगर आपको क्लास उपयोगी लगी हो तो हमें बताइएगा, कोई कमी रह गई हो तो वो भी बताइएगा, ठीक, ताकि आगे से सुधार किया जाएगा। और प्रतिदिन क्लास होती ही है, तो क्लास में आप जुड़ सकते हैं। आपने इतनी देर मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता होना बहुत ज़रूरी है, सुनना चाहिए। सुनेंगे तभी तो हम एक दिन बोलेंगे अपने स्कूल में। आज सुनेंगे नहीं तो फिर हम किसी को समझाने लायक रहेंगे नहीं। तो सुनना सबसे ज़रूरी होता है। आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका आभार। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में। बहुत लोगों को ये ज़रूरी था वीडियो, इसीलिए बनाना पड़ा, लंबा वीडियो हो गया, पर कोई बात नहीं। अब इसको यहीं पे हम ब्रेक देते हैं।